बच्चे हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज थी लास्ट टाइम 9.1 और 9.2 कुछ क्वेश्चंस किए थे। 9.2 के जो डाउट है उसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है और कौन सा 8, 11 और 12। ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं, उसके बाद अगली एक्सरसाइज का इंट्रो करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे क्वेश्चन क्या, y माइनस कॉस ऑफ y इज इक्वल टू x एंड y साइन y कॉस y प्लस x होल मल्टीप्लाइड बाय y डैश इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। डन है। क्या करें, डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहला काम तो यही रहेगा। जब मैंने डेरिवेटिव निकाला y डैश माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन y, माइनस माइनस प्लस, चेन रूल के अकॉर्डिंगली y का y डैश x का 1। तो यहां से y डैश की वैल्यू क्या निकल गई, अगर मैं y डैश कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस साइन y आ गया इज इक्वल टू 1। y डैश की वैल्यू निकल गई है 1 ओवर 1 प्लस साइन y आ गया। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में मैं ज्यादातर तुम्हें क्या बोल रहा था बच्चे, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, उस तरीके से कोशिश करते हैं कि हम आंसर तक अपने आप पहुंच जाएं। यहां पे अपने आप पहुंचना तो नहीं दिख रहा है ना। हाँ जी, तुम्हारा हुआ था, अपने आप पहुंच गया था। मैंने बस दोनों साइड को y से मल्टीप्लाई कर दिया। कहां पे, इसके अंदर ऊपर ही क्वेश्चन में y से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो नहीं होगा। अगर मैं दिख ही रहा है डायरेक्टली मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं किसी भी तरीके से, मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा। और डबल डेरिवेटिव मुझे करना नहीं है, y डबल डैश है नहीं वहां पे, है ना। तो या तो एक तरीका क्या है कि पूरी ही इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर देखते हैं क्या बनेगा। पहले मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं, क्योंकि y से मल्टीप्लाई करना तुम्हें एकदम से सपना क्यों आएगा, तुम्हें क्यों पता चलेगा कि वहां y से मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास सिंपल क्या है, स्टिक टू बेसिक्स। भाई जब ऐसा होता है डायरेक्ट वैल्यू डालने पे चले जाओ। जब मैं डायरेक्ट वैल्यू डालूंगा तो यहां देखो y एज इट इज, साइन y एज इट इज, प्लस कॉस y प्लस x टाइम्स y डैश। y डैश की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन y। अब देखो जो भी करो अभी भी कटपिट तो नहीं रही है, आंसर तो अब भी नहीं आ रहा। तो यहां ना अगर मैं 1 प्लस साइन y से पीछा मतलब मेरे को चाहिए क्या अल्टीमेटली, यहां से कुछ ये सारा पार्ट हटे, सिर्फ y बचना चाहिए इक्वल्स टू, हम एक काम करते हैं x की वैल्यू डाल देते हैं। सिंपल x की वैल्यू क्या है, y माइनस कॉस y। अगर मैं वैल्यू डालता हूं y साइन y प्लस कॉस y, x की वैल्यू क्या है प्लस y माइनस कॉस y, बनाइए इंटू 1 प्लस साइन y। अब हुआ क्या, कॉस y और कॉस y कट गया, y प्लस y कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन y होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन y, कट के y के इक्वल आ गया कि नहीं, हेंस प्रूफ। समझ में आया। तो जब डायरेक्टली ना बन रहा हो तो हमारे पास सिंपल जो फंडा क्या है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लेकिन बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं चलना है कि हाँ चलो वैल्यू डल गई आंसर आना चाहिए। भाई नहीं आ रहा है तो वहां ढूंढने की कोशिश करो कि हमें आंसर y की टर्म्स में चाहिए। यहां पर x को एलिमिनेट करने का एक लौता तरीका यह है कि हम x की वैल्यू y की टर्म्स में जो थे उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। समझ में आ रहा है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बचा, 11th। The number of arbitrary constant in a general solution of a differential equation of fourth order are। देखो बच्चे arbitrary constants का हमारे पास कंसेप्ट क्या है। अगर हम arbitrary उसके constant की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में ना हमें क्वेश्चन करने से पहले इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। ये मैं समझाता हूं, उसके बाद पता चलेगा तुम्हें कि उसका आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि arbitrary constants को अभी मैंने कराया भी नहीं था तुम्हें। एक बार देखो बच्चे, आर्बिट्री कांस्टेंट्स की कहानी कहां से शुरू होती है हमारे पास। अगर एक फंक्शन है जिसके अंदर कोई दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स, क्या बात कर रहे हैं हम, देयर इज अ फंक्शन व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अगर हमारे पास कोई दो कांस्टेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई दो कांस्टेंट्स हैं ए और बी एंड इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। एक फंक्शन है जिसके अंदर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, जनरल सॉल्यूशन बन रहा है वो, where phi contains no arbitrary constant but only particular values of parameter a and b, hence it is called particular solution। अब कहानी क्या है, जनरल सॉल्यूशन होगा बेटा जिसके अंदर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें a और b नहीं होना चाहिए, वहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, a और b की कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा, कोई सर्टेन वैल्यूज होंगी, तो हम उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। याद है मैंने तुम्हें कल मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर भी क्या बताया था
भाई हमारे पास एक एक्सरसाइज जो आउट ऑफ सिलेबस हो गई है उसमें हम यही करते थे, क्या करते थे कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उनको रिमूव करते थे, सो दैट जो जनरल सॉल्यूशन उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। याद आया? अब हमारे पास इसमें क्या था, सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, या प्रिमिटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन by giving particular values to arbitrary constant is called particular solution of differential equation। बात समझ में आई है? तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, फोर्थ ऑर्डर है तो d की पावर 4 बाई डी एक्स स्क्वायर, यही हुआ ना, d की पावर 4 y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कितने होने चाहिए, 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। समझ में आई है? अगला है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने होने चाहिए आर्बिट्री कांस्टेंट, 0। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमारे पास क्या लिखा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे कितने। भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो होता ही हुआ जिसके अंदर एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट ना हो, उन कांस्टेंट की कोई सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके आंसर क्या रहेगा हमारा, 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना, बात समझ में आ गई? एक मिनट आंसर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा डी, मैं ऊपर घबरा गया था, 9.3 का बी और सी देख दिया था, मैंने कहा मेरा तो बहुत अलग आ रहा है। चलो मुबारक, ठीक है बच्चा, समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट का कांसेप्ट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत आसान है। अब देखो मैंने याद करो जब चैप्टर का इंट्रो दिया था मैंने क्या कहा था, भाई ये कैसा चैप्टर है जिसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों लगेंगे। डिफरेंशिएशन दिख ही रहा था, डायरेक्ट डेरिवेटिव करके आंसर्स आ रहे हैं। अब हमारे पास आता है जहां पे इंटीग्रेशन लगनी शुरू होगी। क्यों? हमारे पास अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। समझ रहे हो? अब डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे ना दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशंस वो होती हैं बच्चे जिसको हम x और y में सेपरेट नहीं कर सकते। हम अब जो करने वाले हैं फॉर्मेशन तो आउट ऑफ सिलेबस है, याद रखना जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर 9.3 वाला पार्ट आउट ऑफ सिलेबस था। मैंने लास्ट टाइम इंट्रो दे दिया था, वैसे करना हो कोई अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो हम कर रहे हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती क्या है? अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर सकेंगे वो नॉन होमोजीनियस रहेगी। अब वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, x वाले सारे टर्म एक साइड हो जाए, y वाले सारे टर्म एक साइड हो जाए और हम उसको फिर इंटीग्रेट कर दें। क्वेश्चन करके देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x plus 1 divided by 2 minus y। ये अपने पास क्वेश्चन है बच्चा, dy by dx is equal to x plus 1 over 2 minus y। हमें इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूं तो क्या बनेगा, 2 minus y टाइम्स dy is equal to x plus 1 टाइम्स dx। किसी को दिक्कत? परफेक्ट है ये। और अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो इसमें एक छोटी सी चीज बस ध्यान रखना बच्चा, देखो 2 का इंटीग्रेशन क्या निकला, 2y माइनस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये हमें x एक्सिस के साइड, मतलब जो x वाला पार्ट रहेगा, जो डोमेन वाला पार्ट रहता है उसकी साइड लिखना है। डन है? ठीक, आंसर आ गया, मुबारक हो। क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा बहुत, एलसीएम वगैरह लेके इधर उधर कर दो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, 4y माइनस वाई स्क्वायर होल बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c होल डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, सारा कुछ इस साइड भेजें या y वाले को उस साइड भेजते हैं तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x प्लस 2c इज इक्वल टू 0। और 2c का नाम रख लेते हैं c डैश, तो इसका नाम c में रख लो।
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x प्लस सी डैश या c1। आंसर समझ में आया बच्चा? ये हमारे पास क्या आ गया, ये जनरल सॉल्यूशन निकल गया। किसी को परेशानी इसमें? नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है जनरल सॉल्यूशन का, एक सिंपल सा ये क्वेश्चन हुआ है। एग्जांपल्स हैं इसमें, बहुत सीधे सीधे से क्वेश्चन है बच्चा, एक दो या मैं और करके दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 10 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बहुत सीधा ही दिख रहा है, dy बाई dx। देखो 10th एग्जांपल में क्या है अपने पास, ये मिटा दूं बच्चा। अब 10th एग्जांपल में dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। साफ दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म काम करेगी इस पर। एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ होंगे कि नहीं, dx को उधर भेज दो और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज दिया, डन। इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या बनेगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या आएगा, tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस सी। सॉर्टेड। किसी को दिक्कत बच्चा? सीधा सीधा आंसर है ना। इसके बाद है, अगर हमें अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, अब क्या बोला, जर्नल नहीं निकालना है। एग्जांपल नंबर 11 जो है इसमें क्या बोला गया बेटा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव टू find the particular solution of the differential equation dy by dx is equal to minus 4xy square given that y is equal to 1, x is equal to 0। क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं और जो जो वहां पर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बेसिकली कहानी कहां आती है, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कौन सा है, सी। अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं तो वहां सी नहीं होना चाहिए, उस सी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए। कैसे निकलेगी देखो, वही सेम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x टाइम्स dx। इंटीग्रेट कर दे बेटा, नेगेटिव बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 को भी इंटीग्रेशन के बाहर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। dy स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस 1 बाय वाई, ऐसे ही आएगा। माइनस 4x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस सी, ऐसे ही कुछ। तो हमारे पास ये आ गया बच्चा, माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी, ऐसा आ गया है ना। अब अगर मैं वैल्यूज की बात करूं, यहां पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी इंट्रोड्यूस हो गया जो इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। y की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस 1 आ गई, कोई दिक्कत। ये वैल्यू अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा, माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर और c की वैल्यू माइनस 1। माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं तो क्या बनेगा, 1 बाय वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन रहा है मेरे पास, 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है। किसी को दिक्कत बचा, ये पता चल गया। तो ये हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन मिल गई है। अब तुम एग्जांपल में बुक में देखोगे तो उन्होंने आंसर किसी और फॉर्मेट में छोड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या किया, y इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल लेके उस फॉर्म में रखा हुआ है, एलसीएम लेके हमने और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया, तो आंसर वैलिड है ये, ठीक है ना। तो घबराना मत कि हम मैच नहीं कर, मैच कुछ नहीं, बस उन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया और उन्होंने y रेसिप्रोकल ले लिया इस टर्म पे यहाँ पे, ठीक बात है। किसी को दिक्कत। अब हमारे पास आता है बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो और करते हैं जो एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं। देखो ये 13th एग्जांपल है, तुम अटेम्प्ट कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में है ये, और इसके ऊपर एक बार सोचना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या है हमारे पास,
In a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 double itself? क्या बोला गया क्वेश्चन में? In a bank, principal increases continuously at the rate of 5%. प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूसली 5% पे इंक्रीज कर रहा है, डन है। कितने साल बाद 1000 रुपए डबल हो जाएंगे? समझ में आ रहा है कुछ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो पता चल ही रहा है क्या कि जो प्रिंसिपल है वो 5% के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो अपने को दिख रहा है भाई हर बार अगर 5% बढ़ता जा रहा है, 100 का 105, फिर 105 का 5% बढ़ेगा, सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो कितने साल के बाद 1000 रुपए डबल हो जाएंगे, मतलब 2000 हो जाएगा नेट प्रिंसिपल? कैसे निकाला? सोच पा रहे हो? कोशिश करो, सोचो एक बारी, दिमाग लगाने की कोशिश करो। कुछ जो तुम्हें लगे, जरूरी नहीं है डिफरेंशियल लगाना है, तुम्हें लगता है कोई और मेथड हो सकता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, को जो तुम्हें लगे कि लगाना चाहिए लगा के देखो। फिर हम इसको डिफरेंशियल से सॉल्व करेंगे। अपना एक बार जितना थॉट प्रोसेस लगा सको इस क्वेश्चन पे लगाओ, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है, यही असली कंसेप्ट लगेगा। सोच लिया? वो तुम्हें जो अच्छा लगे वैसे करो। एक काम करते हैं, पहले इसको, हमें पता ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लगा ही रहे हैं, अभी हम किस फॉर्म में लिखना शुरू करें? dp बाई dt या dp बाई dx? यहां पर एक लाइन दे रखी है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो समय के साथ साथ 5% अपनी ओरिजिनल वैल्यू के चेंज होता रहता है। किसी बच्चे को इस बात में दिक्कत है? परफेक्ट है, यही बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज 5% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये बात ठीक है। अब अगर मेरे पास ये आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 1 जार 5, 20 जार dp बाई dt इज इक्वल टू p बाई 20। अब मुझे ये तो दिख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है कि नहीं? कर देते हैं इंटीग्रेट। कैसे? dp है ना, dp बाई p इज इक्वल टू dt बाई 20। इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आएगा बच्चा? dp बाई d का क्या आएगा? dp बाई p का आएगा log टू द बेस ep इज इक्वल टू 1 बाई 20 बाहर, तो t टाइम्स प्लस c, ऐसा कुछ आ जाएगा कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? और log टू द बेस e नहीं भी लिखना, log लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम फिजिक्स के अंदर log टू द बेस e वगैरह लिख के ही करेंगे, क्योंकि अदरवाइज नेचुरल log लिखते थे। ये वाली बात समझ में आई? लेकिन तुम्हें ये 1 बाई पी का इंटीग्रेशन क्या है? log p, dt का इंटीग्रेशन आ गया t 1 बाई 20 साथ में और प्लस से, सॉर्टेड है। अब ये जो है यहां से हमारी क्या बन गई? एक इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया था? कितने साल बाद 1000 रुपए डबल हो जाएंगे? पहले एक काम करते हैं, एक चीज गिवन है, जब शुरू में हमने पैसे डाले टाइम कितना था? 0। प्रिंसिपल कितना था? ₹1000। ये वैल्यू यहां डाल दें, उससे क्या होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट से पीछा छुड़ जाएगा। log ऑफ 1000 इज इक्वल टू 0 बाई 20 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू log 1000 आ गई। किसी को इसमें दिक्कत है बच्चे? सॉर्टेड है। अब जब मैंने ऐसे लिख लिया, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम, मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 डालनी। प्रॉब्लम कुछ नहीं, हम इसमें भी डाल सकते हैं। एक और तरीका क्या है, मैं इसी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मेरे पास जो log p की वैल्यू है, या एक काम करते हैं, पहले c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें इसके अंदर, या फिर मैं ऐसे भी रख लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका क्या है, मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? टेकिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड। अगर मैं एक्सपोनेंट लूंगा तो e रेस टू दी पावर log p तो हटके p ही बनेगा, और इधर बनेगा e रेस टू दी पावर t बाई 20 प्लस c, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं? e रेस टू दी पावर t बाई 20 इंटू e रेस टू दी पावर c। लिख सकता हूं कि नहीं? बात समझ में आई है? बेसिस सेम है, पावर ऐड होकर सेम ही बनेगी। मैंने क्या किया? टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। और अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बात क्या बन रही है? 1000, p की वैल्यू क्या आ रही है? 1000 इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर c।
ऐसे ही आ रहा है ना। e की पावर t बाई 20 इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और ये हमारे पास e की पावर c की वैल्यू 1000 आ गई है। अब मैं यहां से log लूंगा तो वही log 1000 इज इक्वल टू c बनेगा, या e की पावर c को 1000 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस मर्जी तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन। किसी बच्चे को इस वाले पार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो, पक्का? अब अगर मैं यही वाली वैल्यू e की पावर c इज इक्वल टू 1000 या c की वैल्यू log 1000 अपनी मेन इक्वेशन में अगर पुट कर देता हूं, तो अपने पास क्या बन रहा है? log ऑफ p इज इक्वल टू t बाई 20 प्लस log 1000। कर सकता हूं, किसी को दिक्कत है ना? लिख सकता हूं, यही यही आंसर हमारे यहां तक पहुंचेगा। अब मुझे करना क्या है, देखो अगर मैं यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं log p इज इक्वल टू t बाई 20 प्लस log 1000, मुझे निकालना क्या? मुझे तो t की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम करूं, log 1000 को इस साइड भेजूं, लेकिन कब t निकालना है? t कब निकालना है? जब हमें वो वाला t फाइंड आउट करना है जब प्रिंसिपल की वैल्यू 2000 हो चुकी होगी। करना है कि नहीं? तो मैं यहां p की जगह पे 2000 पुट कर दूं, log ऑफ 2000 इज इक्वल टू t बाई 20 प्लस log ऑफ 1000 को उस साइड माइनस करो, log ऑफ 2000 माइनस log ऑफ 1000 इज इक्वल टू t बाई 20, है ना। log a माइनस log b को log a बाई b लिख सकता हूं, इज इक्वल टू t बाई 20। ये कितना निकल गया? log 2 टाइम्स 20 इज इक्वल टू t। निकला कि नहीं? तो t की वैल्यू क्या आ गई है? 20 log 2। क्लियर है? ये आंसर आ गया हमारा, मुबारक है। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू हम log से देख सकते हैं, 20 हमारे पास वैल्यू है, एक एग्जैक्ट टाइम आ गया जिसके बाद 1000 रुपए हमारे 2000 बनते हैं। इसी को कोई कहे कि नहीं मैं इस मेथड से करना चाहता हूं कि प्रिंसिपल की वैल्यू, मैं इस वाले जो रेड वाले से मैंने इक्वेशन बना के दिखाई थी कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या ही है, e रेज टू दी पावर t बाई 20 इनटू e की पावर c। e की पावर c को मैंने 1000 निकाल लिया था। अब हमें क्या निकालना है? हमें t की वैल्यू निकालनी है जब प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 2000। तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2000 इज इक्वल टू e की पावर t बाई 20 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये क्या हुआ? 2 आ गया। अब एक्सपोनेंट हटाना है तो क्या करो? वापस से टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log 2 इज इक्वल टू t बाई 20, क्योंकि जब log लिया तो log ऑफ ही हट गया और t बाई 20 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 log 2 इज इक्वल टू t। तो जिस मर्जी मेथड से करोगे आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? इसका आंसर आएगा हमारे पास 20 log, बस यही है log 2 की वैल्यू। हाँ वो तो तुम log 2 की वैल्यू बचे, log 2 की देखो ऐसा है, या तो log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तब डालनी है, अपने आप मत डालो। अगर तुम्हें याद है तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस क्वेश्चन के अंदर चांसेस रहेगी log 2 की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। डन है? ठीक है, क्योंकि वो log टेबल से वैल्यू निकालनी होती है। अगर नहीं गिवन है तो यही छोड़ दो, ये अपना फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चा? ध्रुव, कंसेप्ट समझ में आया सबको? ये इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस में से एक था ये। इसके आगे ऐसा नहीं कि टफ या इजी की डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन ये कि एक बार अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अप्रोच क्लियर हो जाएगी करना कैसे। क्लियर है बच्चा? इसी के साथ हमारी 9.4 ओपन हो जाती है, और 9.4 में 23 क्वेश्चंस है। 23 क्वेश्चंस के अंदर तुम देखोगे तो हर क्वेश्चन के अंदर 99% ऑफ द टाइम क्या है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल्स को सेपरेट करो, एक्स और वाई अलग अलग करो, इंटीग्रेट करो, आंसर्स आते रहेंगे। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है वहां क्या करो? जो गिवन कंडीशंस है उनको सब्स्टिट्यूट करो, आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा, पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज के डाउट से होते हुए फिर अगली एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे।